Meetu Khurana is a doctor by profession based in New Delhi. She got married to a doctor from a well-to-do family. Her traumatic life experiences reveal that even prosperous, educated middle-class women face immense social pressure to produce sons. After her marriage, when Meetu got pregnant with female twins, her in-laws with her husband started pressurizing her to have an abortion. During pregnancy, Meetu had been constantly victimized to change her decision of bearing two little daughters. They tried everything to prevent the girls from being born. सारी प्रॉब्लम शुरू उस दिन से हुई जिस दिन पता लगा कि मेरी कोख में ट्विन्स हैं। जब पता लगा कि ट्विन्स हैं तो फिर मेरे हस्बैंड और इन-लॉज ने फोर्स करना शुरू करा कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना है। मैं रेजिस्ट कर रही थी और मेरे इन-लॉज को और हस्बैंड को पता था कि मुझे ना अंडे से एलर्जी है। तो एक दिन मेरे बहनोई घर पे मेरे जो मतलब ननद के नंदोई जो गए वो केक लेकर आए घर पे। उन्होंने बोला कि बिना अंडे के है। तो मैंने खाया तो थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तब मेरा 16वां हफ्ता चल रहा था। तो मेरे को लेके गए ये लोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, जबकि मेरा रूटीन केयर जो चल रही थी वो गंगाराम हॉस्पिटल में चल रही थी। तो वहाँ पे जाके मेरे को 16th वीक में कैजुअलिटी से लेबर रूम में रेफ़र किया गया और लेबर रूम में गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरा किडनी का अल्ट्रासाउंड मांगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से 4 साल पहले मेरे को कभी किडनी में इन्फेक्शन रहा था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी किडनीज़ में। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो किडनीज़ की जगह बच्चों का अल्ट्रासाउंड किया गया। और उस दिन से मेरे हस्बैंड और इन-लॉज ने मांगना शुरू करा कि या तो दोनों बच्चों को गिरवा दो और या कम से कम एक बच्चे को गिरवाओ पेट में। तो मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया गया, फ्रिज को नीचे शिफ्ट कर दिया। उनका 3 मंजिला घर था कि पानी भी पीना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। मेरी बड़ी ननद आके कहती कि पोछे लगा ताकि जल्दी अबॉर्शन हो, क्योंकि मेरे को नीचे बैठना मना था, तब स्क्वाट करना मना था। Dr. Meetu eventually left the house with her daughters for good and filed a complaint under the PC-PNDT Act against her husband and her in-laws. Dr. Meetu has been battling her husband and in-laws for years. फिर मैंने कंप्लेंट करी PNDT अथॉरिटीज़ को। 10 अप्रैल को मैंने पहली बार की थी, हेल्थ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, इन सबको किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 मई को मैंने फिर से करी, कुछ नहीं हुआ। 21 मई को मैंने एक RTI डाला, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन होना चाहिए। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने RTI डाला। तो RTI की वजह से 3 जून या 6 जून में, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं याद, अस्पताल पे रेड हुई। और रेड के ड्यूरिंग पता लगा कि जब मेरे ऊपर अल्ट्रासाउंड किया गया है तो फॉर्म F नहीं भरा गया। और जब ये अल्ट्रासाउंड हुआ था उसके अगले महीने में जो उन्होंने फॉर्म F दिए थे उसमें भी मेरा नाम नहीं था, वहाँ पे भी मेरा फॉर्म F नहीं था। अब क्लियर कट एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर फॉर्म F नहीं है तो उसका मतलब है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हुआ है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शो कॉज नोटिस देके आ गए और उल्टा अथॉरिटीज़ ने मेरे को बुलाया, एक बाकायदा लेटर देके बुलाया कि आप हमारे पास आओ। वहाँ पे जाके मेरे से CDMO साहब कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को बेटा चाहिए तो दे दो ना, तुम इतना मवाल क्यों इकट्ठा कर रही हो, क्यों खड़ा कर रही हो, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों कर रही हो सबके लिए। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं दे देती हूँ, पर कैसे दूँ, आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करूँ, या मैं तब तक बच्चे पैदा करती रहूँ जब तक कि मैं अपने हस्बैंड को बेटा ना दे सकूँ। तो उनका जवाब था कि बेटे ये तो फादरली एडवाइस है, एक पिता की तरह मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये CDMO कह रहे हैं जिनको एक्चुअली में इनके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए था। The act was amended in February 2003 after a public interest litigation filed in the Supreme Court to target the medical profession, the supply side of the practice of sex selection. According to rough estimates, there are around 30 to 34,000 registered ultrasound clinics spread all over the country, but there are no estimates of the unregistered nursing homes and ultrasound clinics offering sex-selective abortions. The declining Indian sex ratio points to the fact that a large number of clinics are either openly or covertly carrying out sex determination tests.
You have a law which you cannot implement. You have doctors, you see. The doctors are the most important partners in crime because they are conducting, despite it being illegal, they're conducting these tests very surreptitiously. They give the sex of the child. There are no papers, you can't pin down anybody. The law is very clear. The use of technologies like ultrasound cannot be recommended as a matter of routine for a pregnant woman. It's only if the woman has a complication which is listed down in the law, in the rules, only then a technology like ultrasound and other related technologies can be prescribed by the doctor of the pregnant woman, and therefore then she can go to the radiologist. But the reality definitely is completely different. We keep seeing that ultrasound centers and genetic counseling centers, IVF centers are now mushrooming everywhere, even from the remotest, in the remotest part of the country to the most blooming city in the country. These centers are like any chemist shop now, and they can be accessed by one and all. Even though the law is absolutely strict on the kind of referral, on the kind of documentation that is required, the ground reality is completely different. Reports of shocking discoveries of female fetuses from various parts of the country regularly make headlines in the national media. But despite the law banning abortions on the ground of gender, there have been only a handful of prosecutions and convictions so far. According to the National Crime Records Bureau, the number of cases registered nationwide reached just 123 in 2009. Civil society groups say that the law is proving almost impossible to enforce. According to the law, every sonologist is required to fill Form F before conducting an ultrasound on a pregnant mother and submit it to the appropriate state authority by the 5th of every month. 1 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने फॉर्म ऐप की ऑडिट की है और उस ऑडिट में हमने पाया कि करीब 177 सेंटर हम जिन 6 जिलों में कर रहे हैं उनमें से 35 से ज़्यादा सेंटर तो फॉर्म ऐप भेजते ही नहीं हैं। और नहीं भेजने का कारण उनसे पूछते हैं तो सर अब हमारे यहाँ प्रीनेटल नहीं होता है। प्रीनेटल क्यों, मतलब उनको कहते हैं हम तो हार्ट का है हमारा हॉस्पिटल, या हम तो दूसरे पेट की दूसरी बीमारियों का करते हैं, हम गर्भवती महिला की सोनोग्राफी नहीं करते हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसका सब क्लोज 3 वो ये कहता है कि कोई भी अपूर्णता फॉर्म ऐप के अंदर अपूर्ण फॉर्म भरा गया है या उसमें कोई कमी छोड़ी गई है तो सेक्शन 5(6) का वो उल्लंघन है और उस सोनोग्राफी सेंटर के संचालक को ये साबित करना होगा कि जो भी उसने कमी या अपूर्णता छोड़ी है और उस फॉर्म में उस गर्भवती महिला का उसने लिंग जांच नहीं किया, वो न्यायालय में खुद वहाँ पे साबित करे, ये उसको ही साबित करना है। तो कानून बहुत सख्त है, कानून बहुत मजबूत है, बस कानून को लागू करवाने, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। Cases of sex selection are often confused with abortion, which is legalized under the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971. In India, abortions registered under the MTP Act are reported under the Family Welfare or the Fertility Regulation Program that strongly advocated limiting size of the family. Some critics say that legalizing abortions was a calculated strategy to combat the country's spiraling population. Demographers have found that small families work against girls. In a society like India, son preference within a small family also means that some daughters would have to disappear. Public health activists claim that wrong priorities of the family planning policies and the vested interests of certain sections have led to such a grim situation. You know, this is very true. In 1960, for the first time, government took up, the government means central government took up the issue of the need for population control. You can call it population stability, population control, small family, two-child family, etc., etc. But that was when it started. And a huge program was launched across the length and breadth of the country by the Ministry of Health, by whatever it was called. I think it was called Health or Family Welfare, that doesn't matter. It was launched by them and by the state departments of health
corresponding rates. But they looked at the numbers. We have to cut down the population because food resources are being decimated by the growth of population. The death rate is falling. The death rate is falling, but the birth rates are not falling. So the result is a huge burgeoning population, and therefore the rationale for the population program, which in various ways and with various changes is still there. Various ways and various changes. I am not saying the same program is still there. The basic fault or the basic lack of imagination at that time was that if you are thinking of a small family is all right, small is not precise. But finally it came to a two-child, wrongly. And I have to say here that this is also a wrong interpretation, because if you look at the national national population policy, which was passed in approved and notified in 2000 or 2001, there is only the mention of a small family. A two-child number is not there. Small could mean 3, small could even mean 4, but it has to be a planned family. So, but it became, due to various reasons, I am not going into that, into a two-child now. Now, if you have 2 children only, if you are allowed to have 2 children, and if you keep certain government benefits only for people who adopt a small family or a 2-child family, what will happen? Supposing the first 2 are girls, could well be. So, unless you carried on a gender sensitization program right from 1960 downwards, right to today,